रूट की एंडोडर्मिस में एक बैरल आकार की सेल्स मिलती हैं जिसपे कैस्पेरियन परत पाई जाती है जो कि सुबरिन प्लस पैक्टिन की बनी होती है और जो कि जल यानी पानी यानी कि वाटर के लिए क्या होती है, अपारगम में होती है। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में मज्जा किरणें भी भाई पाई जाएंगी। भाई मज्जा किरणें क्या होती है, मेडुलरी रेज, ये दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट की लाइन। संवहनी ऊतक देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर से गलती से भी नहीं भूलना है, ठीक है। क्या है, संवहनी ऊतक वलय के रूप में उपस्थित होंगे, रिंग के फॉर्म में उपस्थित होंगे। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाय पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी तक जो चैप्टर्स आपने पढ़े आपको क्लियर हुए या कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट किया करिए और कमेंट्स में बताया करिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं 11th क्लास के वन शॉट के साथ और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर क्या है, वो है पुष्पीय पादपों का शरीर, ठीक है, जिसमें हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पुष्पीय पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी। बाहर से हमने सारे रूट स्टेम लीफ सबके स्ट्रक्चर्स देखे थे। आई एम श्योर कि आपको वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैसे ही आज ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, पुष्पीय पादपों का शरीर यानी कि उनकी एनाटॉमी यानी कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। इन सारी चीजों का डिटेल से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आसान चैप्टर है, आपको टफ लगता है मुझे पता है, पर फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। एक एक पॉइंट्स, जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में दी है आज पूरा एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ के पढ़ेंगे, टेंशन किस बात की है। तो सारे ही कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करें, तैयार हैं आप, शुरू करें। तो आ जाइए भाई, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं, है ना। बाह्य, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, जो भी बाह्य आकारिकी में जो भी डिफरेंसेस है वो हमें दिखते हैं। इसी प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता चलता है। तो इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भीतरी जो रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, शारीर कहते हैं, मतलब एनाटॉमी कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है, आप सबको पता है, हमने 9th क्लास से पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि कोशिका का डेफिनेशन क्या है, सेल का डेफिनेशन क्या है, कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से कोशिका क्या है, शरीर की इकाई है, हमें पता है। आप बोलेंगे यस मैम, ये क्या है, ये कोशिका है। जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बना देती हैं, आप बोलेंगे मैम ऊतक बना देती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। ऊतक से आगे चल के क्या बनता है, आप बोलोगे मैम अंग बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। अंग से आगे चल के क्या बनता है भाई, आप बोलोगे मैम अंग तंत्र बनता है। और फाइनली फिर क्या बन जाता है, शरीर या फिर बॉडी, कुछ भी आप कह सकते हो, वो बन जाता है, ठीक है। तो ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका ही क्या है, इकाई है, किसकी, किसी भी जीवित सजीव की इकाई है, क्या है, कोशिका है, ठीक है। अब देखो, यही हम पढ़ेंगे आज, यही सारी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि पौधों के जो विभिन्न अंग होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनकी जो भीतरी संरचना होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं भाई, क्या चीजें उसमें होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे जो एक बीजपत्री हैं, जो द्विबीजपत्री हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो बेटा, आपका जो पुराना एनसीईआरटी का सिलेबस था, जो आपका पुराना एनसीईआरटी का सिलेबस था, उसमें आपको ये 4 चीजें पढ़नी होती थी, पादप ऊतक, ऊतक तंत्र,
आंतरिक संरचना और द्वितीय वृद्धि, शायद द्वितीय वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें आपको पढ़नी थी। लेकिन अब आपके न्यू एनसीईआरटी के जो न्यू एनसीईआरटी है उसके सिलेबस में 2 चीजें नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। और वो 2 चीजें क्या है, आपको पढ़ना है ऊतक तंत्र और आपको पढ़ना है आंतरिक संरचना। ठीक है, सिर्फ ये 2 टॉपिक आपकी न्यू एनसीईआरटी में है। कहाँ पे है, न्यू एनसीईआरटी में है भाई। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं, यानी कि जो आपका पादप ऊतक है और जो द्वितीय वृद्धि है, ये क्या है, ये हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो अब जब आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ऊतक तंत्र से ही चैप्टर शुरू होता है। अभी हम देखेंगे, हमने एनसीईआरटी ही इसलिए लगाया है कि आज हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे, और प्लस आंतरिक संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। पादप ऊतक क्या है, याद करो, ऊतक वाला चैप्टर आपको 9th-10th में पढ़ाया गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको ऊतक वाला चैप्टर ही क्लियर नहीं है, तो फिर आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है ऊतक पे, टिश्यू सिस्टम पे। ठीक है, उसको आप जाइए, वहां पे आप उसको डिटेल से देखिए, बहुत डिटेल, बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया, और आपको सारे ही पॉइंट्स वहां पे क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में पादप ऊतक में बता देते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होती है विभजोतक, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक की क्या खासियत होती है भाई, डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, दूसरे कौन थे, अब जो स्थायी ऊतक बन गए, यानी कि जो परमानेंट ऊतक बन गए हैं। परमानेंट ऊतक की क्या खासियत थी कि अब वो डिवीजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक पर्टिकुलर काम पकड़ लेते हैं और वो करते हैं। वो कहते हैं भाई मैंने बहुत डिवीजन कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं कोई काम करूंगा। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर काम सब मिलके करते हैं और क्या नहीं करते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो मैरिस्मेटिक विभजोतक ऊतक थे उनके भी आप याद करिए, हमने टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स थे, एक शीर्षस्थ था जो शीर्ष पे पाया जा रहा था, एक लैटरल था जिसको पार्श्व बोल रहे थे, जो वृद्ध बढ़ा रहा था, मोटा कर रहा था, और एक इंटर कैलरी मेरिस्टम्स थे, याद करो, जो नोड्स और इंटर नोड्स मैंने बताया था, तो वहां पे पाए जाते थे, जो कि क्या करते थे, उनको बढ़ाने में हेल्प करते थे। ठीक है, उसी तरीके से जो हमने और क्या पढ़ा था, हमने जो कॉम्प्लेक्स जो हमने स्थायी ऊतक पढ़े थे, उसमें हमने जाइलम फ्लोएम पढ़े थे और तरह के ऊतक पढ़े थे। तो अगर आपका ये वाले चैप्टर क्लियर नहीं है बेटा, तो मैंने ऑलरेडी ऊतक सिस्टम पे जो है एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर शुरू होता है ऊतक तंत्र से, तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है हो तो बताओ भाई। अब देखो, जो ऊतक तंत्र है, जैसे कि अब तक हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों और उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार पे चर्चा कर चुके हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में विभिन्न तरह के ऊतक देख सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऊतक एक दूसरे से किस तरह से भिन्न होते हैं, उनकी रचना तथा कार्य उनकी स्थिति के अनुसार कैसे होती है भाई। ठीक है, और रचना और स्थिति के आधार पर, रचना और स्थिति के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है बेटा। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, और ये 3 भाग कौन से हैं, पहला है भाई बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। पहला क्या है, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि जो सबसे बाहर पाया जा रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, बाह्य त्वची। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे बाहर पाया जा रहा है तो क्या बोल देंगे, बाह्य त्वची टिश्यू सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो है भरण अथवा मौलिक ऊतक। क्या है, भरण अथवा मौलिक ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र। ठीक है भाई, अब तीसरा जो है हमारा वो है संवहनी ऊतक तंत्र, यानी जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र, जिसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, रचना
और स्थिति के आधार पर, रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। किसमें किसमें हम ये बात कर रहे हैं? पौधों में। याद रखना, किसमें हम बात कर रहे हैं? पौधों में। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और ये तंत्र कौन कौन से हैं बेटा? पहला है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। दूसरा है क्या? भरण और मौलिक ऊतक तंत्र, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। और तीसरा है क्या? संवहनी ऊतक तंत्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है? चलो मेरे साथ बोलो एक बार, आप भी मेरे साथ बोले, कितने तरह के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं पौधों में? आप बोलेंगे मैम 3। किस आधार पर पाए जाते हैं भाई? रचना और स्थिति के आधार पर। और ये तंत्र कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे कि मैम एक तो एपिडर्मल है जो सबसे बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद का जो है वो पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी भरण और मौलिक ऊतक तंत्र कहलाएगा। और सबसे लास्ट में जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? संवहनी ऊतक तंत्र, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। तो ये 3 ऊतक तंत्र हैं जिनके बारे में आज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इनको किस में डिस्कस करेंगे? जड़ में डिस्कस करेंगे, तने में डिस्कस करेंगे और पत्तियों में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ समझ के पढ़ेंगे। और क्यों नहीं समझ में आएगा यार? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप ठान लो और कर ना पाओ, ठीक है। चलो फिर अब देखो, ये स्टेम और रूट का यानी कि तने और जड़ का, तने और जड़ की आंतरिक संरचना का एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ठीक है। तने और जड़ की आंतरिक संरचना का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, एक रफली स्ट्रक्चर है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से समझ सको बेटा। तो देखो क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें इनकी आंतरिक संरचना में पाई जाती हैं, ये समझने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? एपिडर्मिस पाया जा रहा है। सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? ये देखो, ये एपिडर्मिस पाया जा रहा है, ठीक है। सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है, जिसको हम बाह्य त्वचा कह रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जा रहा है बेटा? हाइपोडर्मिस पाया जा रहा है। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाएगा? वल्कुट, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। वल्कुट पाया जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पाया जाएगा? एंडोडर्मिस पाया जाएगा। इसके बाद क्या पाया जाएगा? एंडोडर्मिस पाया जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा क्या पाया जाएगा? ये पेरिसाइकिल हो गई। और इसके अंदर क्या होंगे? संवहनी ऊतक होंगे, जिसमें क्या आ रहा है? जाइलम और फ्लोएम आ रहा है, ठीक है। तो ये जड़ तथा तने की आंतरिक संरचना है, एक रफली स्ट्रक्चर है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। भाई आगे चल के हम उसमें देखेंगे, जैसे हाइपोडर्मिस क्या होता है, किसमें नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कौन सी चीजें किसमें कैसी पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पर ये एक रफली स्ट्रक्चर है कि आप समझ जाएं कि क्या क्या चीजें आपको बनानी है। तो क्या है? सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस होगा, उसके बाद कॉर्टेक्स या वल्कुट होगा, उसके बाद ये है एंडोडर्मिस। क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा भाई, एंडोडर्मिस होगा। उसके बाद क्या है? ये पेरिसाइकिल या परिरंभ है, ये वाली लेयर। और सबसे लास्ट में क्या है? आपके संवहनी ऊतक, जिसमें क्या आएंगे? जिसमें आपके जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्या है ये? अब चलो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, क्योंकि अभी हमने देखा 3 तरह के ऊतक तंत्र थे। अभी हमने देखा 3 तरह के ऊतक तंत्र थे, उनमें से अब हम सबसे पहला ऊतक तंत्र पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो कि क्या है? बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। क्या है? बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, ठीक है। अब देखो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र किन किन चीजों से मिलके बना है। पहले हमें ये देखना है कि जो बाह्य त्वची ऊतक तंत्र है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, क्या क्या चीजें उनमें सम्मिलित हैं। तो क्या है? सबसे पहले तो बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस होगी, देखा था अभी आपने। ये देखिए कहाँ गया भाई? ये देखिए सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा होगी, ठीक है। उसके बाद
अब उस पे क्या पाए जाएंगे, उनमें स्ट्रोमेटास पाए जाएंगे, स्ट्रोमेटा यानी कि रंध्र पाए जाएंगे, और उपांग और एपेंडिसेस भी पाए जाएंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या पाए जाएंगे, एपिडर्मिस पाया जाएगा, स्ट्रोमेटा पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, उपांग और यानी कि एपेंडिसेस भी पाए जाएंगे। और इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनेगा, हमारा बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बनेगा। अब इसमें से एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं, आप बोलेंगे मैम सबसे पहले बाह्य त्वचा है, तो बाह्य त्वचा को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बाह्य त्वचा कैसी होगी बेटा, एक स्तरीय होगी, एक स्तरीय होगी। ठीक है, एक स्तरीय बाह्य त्वचा होगी, एक स्तरीय होगी। किससे बनी होगी भाई, पैरेन्काइमा सेल से बनी होगी। याद करिए जब आपने ऊतक टिश्यू सिस्टम ऊतक तंत्र चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था आपने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। नहीं पढ़ा है तो अगेन हम कहेंगे कि पहले आप जाके टिश्यू सिस्टम वाला चैप्टर एक बार समझ लीजिए, तो आपको चीजें बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक स्तरीय होंगी, बाह्य त्वचा कैसी होगी, एक स्तरीय होगी, और कैसी होगी, पैरेन्काइमा से बनी होगी, पैरेन्काइमा सेल से बनी होगी, एक स्तरीय होगी भाई, जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होगी और रिक्तिकाएं बड़ी होंगी, जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और रिक्तिकाएं यानी रिक्तिकाएं क्या होती हैं, ऐसे रिक्तिकाएं, जिसमें कोशिका द्रव्य तो कम होगा लेकिन रिक्तिकाएं, ये क्या है, ये रिक्तिकाएं हैं, खाली जगह है। ठीक है, रिक्तिकाएं कैसी होंगी, रिक्तिकाएं बड़ी होंगी, रिक्तिकाएं कैसी होंगी, बड़ी होंगी। ये कौन था, हमारा बाह्य त्वचा था। ठीक है, दूसरा रंध्र देख लेते हैं। अब जो रंध्र है बेटा, वो केवल तने और पत्तियों में मिलेंगे। जो रंध्र हैं वो किस में मिलेंगे, केवल तने और पत्तियों में मिलेंगे स्टोमेटा, जड़ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जड़ कहाँ है, जड़ तो मिट्टी के नीचे है ना भाई, जड़ तो मिट्टी के नीचे है, तो वहां पे जो स्टोमेटा होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहाँ पे मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैम सिर्फ और सिर्फ तने पे मिलेंगे और पत्तियों में मिलेंगे। कार्य क्या है भाई, स्टोमेटा का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस 10th क्लास में शॉर्ट में ही जब पढ़ा होगा, तो आपको ये बताया गया होगा कि भाई ये स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों का। तो क्या करेंगे, गैसों का आदान प्रदान करेंगे, प्लस और क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हेल्प करेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, याद करो, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है स्टोमेटा के थ्रू, याद है, याद आया, तो वाष्पोत्सर्जन में भी हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे, गैसों का आदान प्रदान करेंगे। ये किसके कार्य है, ये रंध्र के कार्य है। ठीक है, अब देखो बेटा संरचना इनकी देख लेते हैं। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तो आपको क्लियर होगा ना। अभी मॉर्फोलॉजी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, जहां पे आकारिकी वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक बीजपत्री जिसमें एक कॉटलीडेंस पाए जाए, जैसे गेहूं, मक्का, ये सब क्या है, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या है, जिसमें दो कॉटलीडेंस पाए जाए, जैसे कि चना, मटर, चना भिगोते हैं अपन, सुबह देखते हैं, दो कॉटलीडेंस है। तो याद करो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था, अपने आकारिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो जो एक बीज पत्री होंगे, जो एक बीज पत्री होंगे, उनमें ये रंध्र डंबल शेप्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, डंबल शेप्ड। आप देखते हो, आप सब में से किसी को जिम का शौक होता है, तो देखो उसमें डंबल उठाते हैं, ये अपनी बॉडी बनाने के लिए ऐसे उठाते हैं ना डंबल, तो वैसे ही बिल्कुल बीज से पकड़ के ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वैसे ही एक बीज पत्री में कैसे मिलेंगे ये रंध्र, डंबल शेप्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डंबल शेप्ड मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या क्या पाए जाएंगे रंध्र में, भाई द्वार कोशिकाएं होंगी, ऐसी द्वार कोशिकाएं होंगी जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा भाई, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। द्वार कोशिकाएं होंगे यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। और उनके आसपास सहायक कोशिकाएं भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी, सहायक कोशिकाएं भी मिलेंगी। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो
एक बीजपत्री थे, जो एक बीजपत्री थे उनमें कैसी तरह के स्टोमेटा या रंध्र मिले? आप बोलेंगे मैम डंबल शेप्ड मिले। जबकि जो द्विबीजपत्री थे, जैसे मटर, चना, जो द्विबीजपत्री थे जिनमें 2 कॉटलीडेंस थे, उनमें कैसे रंध्र या स्टोमेटा मिलते हैं? तो आप बोलेंगे मैम बीन्स या शेम जैसे बीन्स क्या होता है? राजमा खाए? राजमा तो सबने खाए होंगे, झूठ मत बोलो यार, राजमा तो सभी लोग खाए होंगे कभी ना कभी, है ना। तो राजमा का शेप देखा है, ऐसा ही दिखता है ना, देखो ऐसे ही दिखता है ना। तो अब राजमा से याद रखना कि जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? बीन्स या सेम जैसे होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो 2 चीजें हमने देख ली, क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया बाहरी परत और हमने क्या देख लिया? रंध्र यानी कि स्टोमेटा। अब जो तीसरी चीज हम देख रहे हैं वो उपांग या फिर एपेंडेजेस भी कह सकते हो आप इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये इनमें एक मोटी परत पाई जाती है, और वो परत किसकी होती है? वैक्स की। एक मोटी परत इनके बाहर पाई जाती है और वो किसकी होती है? वैक्स की होती है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करती है? वाष्पोसर्जन की दर को कम करती है। देखो भाई, जैसे ये लेयर है, ये आउटर लेयर है। अब अगर मान लो ये आउटर लेयर है, ठीक है, अब सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं, वाष्पोसर्जन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा पानी वाष्प बन बन के उड़ रहा है। लेकिन अभी इसी लेयर के ऊपर मैंने एक दूसरी क्यूटिकल की लेयर लगा दी, एक वैक्स की लेयर है, वो इस लेयर के ऊपर आ गई। तो अब क्या होगा? वाष्पोसर्जन, ऊपर से तो सूर्य की किरणें आएंगी पर वाष्पोसर्जन की दर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये लेयर मोटी हो गई, अब ये 2 लेयर हो गई। ठीक है, तो क्या करेगा? वाष्पोसर्जन की दर को कम करेगा। जड़ में एब्सेंट होता है, क्योंकि जड़ कहाँ होती है? मैंने बताया जड़ तो मिट्टी के नीचे होगी, इसलिए इसमें स्टोमेटा भी होना जरूरी नहीं है, उसमें क्या होगा? क्यूटिकल की लेयर भी होना जरूरी नहीं है। तो जड़ में एब्सेंट होगी, पर तने व पत्तियों में ये उपस्थित होगी, यानी कि प्रेजेंट होगी। तने या पत्तियों में क्या होगी बेटा? उपस्थित होगी। जबकि जड़ में क्या होगी? अब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होगी। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं भाई? रोम या हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोश के रोम जड़ में पाए जाते हैं, याद रखना। एक कोश की रोम ऐसी संरचना होती है ना, ऐसे हेयर्स जैसी, तो एक कोश की रोम क्या होते हैं? वो जड़ में पाए जाते हैं। जबकि बहुकोश की रोम तने में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि स्पेशल टर्म्स देते हैं, और वो स्पेशल टर्म क्या है? ट्राइकोम्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या देखा आपने कि जो रोम होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो एक कोश की किस में पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। जबकि बहुकोश की किस में पाए जाते हैं? तने में पाए जाते हैं। बहुकोश की किस में पाए जाते हैं? तने में पाए जाते हैं। और यहाँ पे हम इनको एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? ट्राइकोम्स। वो नाम क्या है? ट्राइकोम्स। और चूंकि ट्राइकोम्स इंपॉर्टेंट है भाई, तो उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइकोम्स जो होते हैं बेटा, पहली बात तो कहां पे होंगे? तने पे होंगे। दूसरी चीज क्या होंगे? बहुकोश की होंगे। अभी हमने जस्ट पीछे देखा कैसे होंगे? बहुकोश की होंगे। कहां पे होंगे? तने पे होंगे। और कोमल भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं भाई, कोमल भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं। ठीक है, शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित। शाखित मतलब क्या होता है? शाखा में बंटना, शाखा। ठीक है, और अशाखित भी हो सकते हैं। कार्य क्या है? श्रावण करेंगे, वाष्पोसर्जन हानि को कम करेंगे। क्या करेंगे? श्रावण में मदद करेंगे, और किस में हेल्प करेंगे? वाष्पोसर्जन हानि को कम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, वाष्पोसर्जन को क्या करेंगे? कम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं। अब देखो, ये आपका एनसीईआरटी है,
बाह्य त्वची ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वची कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वची उपांग पाए जाते हैं। मूल रोम आते हैं जिनमें अभी हमने देखा, जो मैंने पढ़ाया बेटा पॉइंट वाइज, वही सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में डिटेल पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, बाह्य त्वचा पौधों की भागों की बाह्य त्वचा, इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी सटी होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा पारा एकल सतह वाली होती है। मैंने बताया था कैसी होगी, एक स्तरी यानी एकल सतह वाली होगी। बाह्य कोशिकाएं पैरेन्काइमा की होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। मैंने बताया था, याद करो कि बहुत कम कोशिका द्रव होगा और वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की परत से ढकी होती है। याद करो, ये भी मैंने बताया था कि वैक्स यानी कि मोम की परत से ढकी होगी, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, जिसको हम क्यूटिकल कह दे रहे हैं। और क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है। याद रखना, क्यूटिकल क्या करेगा, पानी यानी वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा, पानी की हानि को रोकेगा, पानी की हानि को रोकेगा और वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा। बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे भाई? तो बताइए मुझे, है कोई कंफ्यूजन? देखो, आप देख लेते हैं रंध्र। रंध्र क्या है? रंध्र ऐसी संरचना है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पे होते हैं। ठीक है, देखा आपने, रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं, बताया मैंने। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं। सेम के आकार की किसमें होंगी? जो द्विबीजपत्री होंगे। ठीक है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और घास में ये द्वार कोशिकाएं कैसी होती हैं? डंबलाकार। एक बीजपत्री में डंबलाकार यानी डंबल शेप्ड होंगी। याद करो, सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज एकदम बताई है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने और बंद करने के क्रम को नियमित करता है। ठीक है, कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। ठीक है, ये अब जितने भी रंध्रीय छिद्र हैं, द्वार कोशिका हैं, सहायक कोशिकाएं, ये मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। ये देख लो भाई, देख लो, डंबलाकार किसमें पाई जाएंगी? एक बीजपत्री में। दिख रही ना डंबलाकार? ठीक है, और ये सेम के आकार की किसमें पाई जाएंगी? किसमें पाई जाएंगी? द्विबीजपत्री में पाई जाएंगी। ठीक है, समझ गए? अब देख लो इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। ये सबसे पहले क्या हो गई? ये बाह्य त्वची कोशिकाएं हो गई, ये सहायक कोशिका हो गई, ये वाली, ये देखो, ये लिखा है ना, ये सहायक कोशिका। ये देखो बगल में मैंने कहा था सहायक कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ये देखो ये सहायक कोशिकाएं हो गई। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये द्वार कोशिकाएं हो गई। ये क्या हो गई? द्वार कोशिकाएं जो बाहर है, ये देखो, ये क्या हो गई? ये द्वार कोशिकाएं हो गई, ये द्वार कोशिकाएं हो गई। ठीक है, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? रंध्रीय तंत्र पूरा का पूरा बनाएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे, यस और नो, कंफ्यूजन है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। तो चलो अपना दूसरा सिस्टम देखते हैं, जो कि क्या है? भरण ऊतक तंत्र, जिसको हम अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी बोल रहे थे। ठीक है, अब देखो, बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त, बाह्य त्वचा सबसे बाहर वाली, संवहन मंडल जो नीचे है, जिसमें अपने जाइलम फ्लोएम की बात की थी, डायग्राम देखा था, उसके अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी ऊतक होते हैं वो क्या बनाते हैं? भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये किससे बने होते हैं? सरल ऊतक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? सरल ऊतक। आप बोलेंगे मैम सरल ऊतक क्या है? देखो, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। जिसमें एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं, एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः वॉलकोट, परिरंभ, पित्त तथा मज्जीकरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे मीजोफिल कहते हैं। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि पत्तियों में कैसे होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अभी इन सबको हम पॉइंट वाइज डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखो, भरण ऊतक तंत्र, एक मिनट भाई, एक पेज छूट गया, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, अब हम ये देख लेते हैं तने, और ये क्या है? ये हमारा जड़ है। ठीक है, तने और जड़ में जो हमारा पहला सिस्टम था वो भी हम देख लेते हैं कि तने में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पाया जाता है।
यहाँ पे जड़ में भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाह्य त्वचा, रंध्र, क्यूटिकल, जिसपे कि ये क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स की एक परत होती है, मोम की एक परत होती है, और ट्राइकोम्स, याद करो बहुकोश की ट्राइकोम्स हमने देखे थे, रोम देखे थे कैसे बहुकोश की ये पाए जा रहे थे। ठीक है, बहुकोश की रोम हमने किस में देखे थे, तने में देखे थे, तने में देखे थे, जबकि एक कोश की मूल रोम किस में देखे थे, जड़ में देखा था। तो जड़ में क्या है, फिर से एक बार देख लो, तने और जड़ में यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है किसमें, जो हमने अपना फर्स्ट सिस्टम पढ़ा था। फर्स्ट सिस्टम क्या था, देख लो भाई, अभी बहुत जल्दी पढ़े, हो सकता है ना याद हुआ हो, इसलिए दोबारा से देख लो। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, फर्स्ट सिस्टम क्या पढ़ा था, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में हम तने और जड़ में डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पाया गया, यहाँ पे भी पाया गया। यहाँ पे कितनी चीजों से मिलके बन रहा है, ये बाह्य त्वचा, रंध्र, क्यूटिकल और ट्राइक्रोम्स यानी कि बहुकोश की रोम से। जबकि जड़ों में क्या है, एपिडर्म यानी मूल त्वचा पाया जा रहा है। यहाँ पे जड़ में क्या है, रंध्र एब्सेंट थे, जड़ में क्या है, क्यूटिकल एब्सेंट थी। याद करो मैंने बताया था रंध्र क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होंगे जड़ में रंध्र अनुपस्थित होंगे। और क्या अनुपस्थित होगा भाई, क्यूटिकल जो मोम की परत थी वो भी कैसी होगी, अनुपस्थित होगी। याद आया, अभी हमने सारी चीजें पीछे पढ़ी हैं। अब रोम तो होंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे होंगे, एक कोशिकीय मूल रोम होंगे, जबकि यहाँ पे बहुकोशिकीय मूल रोम होंगे, जिसको हम क्या कह रहे थे, ट्राइकोम्स कह रहे थे। ठीक है, तो ये आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। अब चलो भाई हम अपना दूसरा सिस्टम देख रहे थे। हमारा दूसरा सिस्टम क्या था, भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, अब इसको भी डिफरेंस के माध्यम से देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भरण ऊतक तंत्र पहले मैंने बताया किसका बना होता है, सरल ऊतकों से बना होता है। याद करो, अभी हमने पीछे ही लाइन पढ़ी थी कि किससे बना होगा, आप बोलोगे मैम सरल ऊतकों से बना होता है, एक जैसी कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा। ठीक है, सरल ऊतकों से बना होता है। अब देखो तने में क्या है और जड़ में क्या डिफरेंस है, तने और जड़ में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। ठीक है, तने में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, तने में हाइपोडर्मिस। याद करो जब मैंने सबसे पहला पेज आपको डायग्राम ये वाला दिखाया था, तो मैंने बताया था ना, ये क्या हो गया, ये आपका एपिडर्मिस हो गया। याद करो, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस हो गया, यहाँ पे रंध्र पाए गए थे, रोम पाए गए थे, और फिर यहाँ पे जो दूसरी लाइन थी, लकड़ी नहीं भाई, जो दूसरी लाइन थी वो क्या थी, वो थी हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस, याद आया, दिमाग पे थोड़ा जोर दो, ये जो हाइपोडर्मिस थी ये तने में तो प्रेजेंट होगी, लेकिन कहां पे एब्सेंट होगी बेटा, जड़ में एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, ये जो हाइपोडर्मिस है, ये जो हाइपोडर्मिस है, ये जो हाइपोडर्मिस है, ये किस में प्रेजेंट होगी, तने में प्रेजेंट होगी, लेकिन किस में एब्सेंट होगी, किस में एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी जड़ में। ठीक है, और क्या है, और क्या भाई, तने में कॉर्टेक्स पाया जाएगा, वल्कुट होगा, वल्कुट कैसा होगा, बहुस्तरीय होगा, जड़ में भी वल्कुट पाया जाएगा यानी कि कॉर्टेक्स पाया जाएगा, कैसा होगा, बहुस्तरीय होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा, और अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे। और यही सेम कैरेक्टर्स जड़ में भी होंगे, जड़ में भी क्या होगा, वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स पाया जाएगा, बहुस्तरीय होगा, और पैरेन्काइमा से बना होगा, और अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे। और क्या होगा, भोजन संग्रह होगा, जहां पैरेन्काइमा का आपको पता ही है भोजन संग्रह करने का काम करता है, तो जड़ में भी सारे कैरेक्टर सेम होंगे। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या भरण ऊतक तंत्र में तने और जड़ में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस आपने देखा, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, जबकि जड़ में हाइपोडर्मिस क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस याद करो, यहाँ पे और भी तो चीजें थी, हाइपोडर्मिस था, फिर क्या था, वल्कुट था, फिर क्या था, एंडोडर्मिस था, यहाँ पे क्या था, परिरंभ था, और फिर यहाँ पे क्या था, हमारे संवहनीय ऊतक थे। तो ये लाइन से हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या देख लेते हैं, अब अपना एंडोडर्मिस देख लेते हैं। एंडोडर्मिस क्या है, वल्कुट की आंतरिक परत है बेटा। एंडोडर्मिस क्या है, वल्कुट जो है हमारा उसकी आंतरिक परत है। ठीक है, तो अब
जितने भी स्टेम्स हैं, ये तना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ क्या है, लिख देते हैं भाई हम, ये तना है और ये जड़ है, वही वही चार्ट, वही फ्लो चार्ट हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तने में क्या होगा, एंडोडर्मिस कैसा होगा, उस पे स्टार्च का आच्छादन होगा, यानी एक शीट पाई जाएगी, एक शीट, शीट मतलब क्या होता है, कवरिंग, एक शीट पाई जाएगी जो कि किसकी होगी, स्टार्च की होगी। जबकि जड़ में क्या होगा, जड़ में क्या होगा, रूट की जो एंडोडर्मिस होगी, यानी जड़ की जो एंडोडर्मिस होंगी उसमें बैरल आकार की एक सेल्स मिलेंगी। रूट की, याद रखना, जड़ की जो एंडोडर्मिस होंगी उसमें बैरल आकार की एक सेल्स यानी कि कोशिका मिलेगी, जिसपे कैस्पेरियन परत पाई जाएगी, जिसपे कैस्पेरियन परत पाई जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम कैस्पेरियन परत क्या होता है, तो कैस्पेरियन परत जो होता है बेटा, वो सुब्रिन और पैक्टिन की बनी होती है, सब डिपोजिशंस होते हैं, सब सिक्रीशंस होते हैं। तो कैस्पेरियन परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, सुब्रिन और पैक्टिन की बनी होती है, जो कि जल के लिए अपारगम होती है। ये सारे अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, सुब्रिन, पैक्टिन, ये सब नहीं पढ़ा है तो फिर से ऊतक तंत्र वाला चैप्टर पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट की एंडोडर्मिस में एक बैरल आकार की सेल्स मिलती हैं, जिसपे कैस्पेरियन परत पाई जाती है, जो कि सुब्रिन प्लस पैक्टिन की बनी होती है, और जो कि जल यानी पानी यानी कि वाटर के लिए क्या होती है, अपारगम में होती है। अपारगम का मतलब जल उनको पार इधर से उधर नहीं कर सकता है, इम्परमिएबल होती है। एक होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल। परमिएबल मतलब पारगम, इम्परमिएबल मतलब अपारगम, ठीक है, समझ गए। अब जो कैस्पेरियन परत है, जो कैस्पेरियन परत है वो रेडियल और टेंजेंशियल भित्ति में मिलती है, रेडियल यानी अरीय और टेंजेंशियल भित्ति में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे एंडोडर्मिस में क्या है, सिर्फ एक स्टार शीट की बनी होती है, ठीक है। अब परिरंभ यानी पेरिसाइकिल देख लेते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये परिरंभ है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई परिरंभ कैसा है। तो देखो परिरंभ कैसा है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। जड़ों में जो परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल होती है भरण ऊतक तंत्र की, वो किससे बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है, जबकि जड़ों में ये पैरेन्काइमा से बनी होती है। ये भी एक डिफरेंस है भाई, इसको भी याद कर लेना कि जो पेरिसाइकिल होती है तने में वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है, लेकिन जड़ों में वो किससे बनी होती है, पैरेन्काइमा से बनी होती है, ठीक है। अब देखो एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आप बोलेंगे मैम एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस से मिलकर बनी होती है। तो देखो पेरिसाइकिल, परिरंभ, पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल, संवहनी ऊतक यानी कि जो आपके जाइलम फ्लोएम हो गए, और प्लस पित्त, इन सभी को मिलाकर हम स्टील या रंभ कहते हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टील और रंभ कहते हैं। ये देखो ये आपका पेरिसाइकिल, ये क्या हो गया आपका परिरंभ, परिरंभ, संवहनी ऊतक, जाइलम फ्लोएम, ये हो गया आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ये हो गया, ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये हो गया आपका पित्त। ये सारी चीजें ही मिलकर क्या बनाते हैं, रंभ या स्टील। तो अगर कोई पूछे कि स्टील किससे मिलके बना होता है, तो इन तीन चीजों से मिलके बना होता है। किसके अंतर्गत आता है, एंडोडर्मिस के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अब जो हमारा तीसरा सिस्टम है बेटा, अब जो हमारा तीसरा सिस्टम था, दो हम पढ़ चुके, एक भरण और एक सबसे पहले एपिडर्मिस वाला। अब जो तीसरा है वो क्या है, संवहनी ऊतक तंत्र। क्या है, संवहनी ऊतक तंत्र, ठीक है। देखो संवहनी ऊतक तंत्र में क्या क्या आएगा, बार बार मैंने बोला, जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा, क्या आएगा, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक हमारे कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम, जो एक जैसी कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं, ठीक है। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। अगर कोई पूछे, अगर ये प्रश्न आए कि संवहन बंडल किससे बनते हैं, तो आप बताएंगे जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं बेटा, जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम जैसे ये मान लो जाइलम हो गया, ये क्या हो गया, जाइलम, और ये क्या हो गया, फ्लोएम। हिंदी में भी लिख दो भाई, नहीं तो कहोगे मैम हिंदी में नहीं लिखा। जाइलम
फ्लोएम। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं यानी कि जो डाइकॉट्स होते हैं, जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक, इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। कैम्बियम को हिंदी में क्या कहते हैं, एधा। एधा क्या होता है, कैम्बियम होता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम यानी कि एधा होता है। ठीक है, और वे लगातार जाइलम और फ्लोएम को बनाते रहते हैं, लगातार जो द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम को बनाते रहते हैं, यानी क्या करते हैं, लगातार विभाजन करते रहते हैं। ठीक है, अब इसलिए इन्हें खुला बंडल संवहन बंडल कहते हैं। इस तरह के, जो इस तरह के संवहन बंडल होते हैं उसको ओपन या खुला संवहन बंडल कहते हैं। जबकि एक बीजपत्रों में कैम्बियम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता है, और वे जब कैम्बियम नहीं होगा तो द्वितीयक ऊतक भी नहीं बनाएंगे, जब डिवीजन ही नहीं करेंगे तो द्वितीयक ऊतक भी नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल पाया जाता है, या बंद यानी क्लोज संवहन बंडल कहते हैं। तो सीधा सीधा डिफरेंस याद रखना है, ओपन टाइप ऑफ संवहन बंडल द्विबीजपत्री, क्योंकि कैम्बियम यानी कि एधा पाया जा रहा है जो द्वितीयक वृद्धि करने में हेल्प करता है, और जो एक बीजपत्री है उसमें क्या है, कैम्बियम यानी कि एधा नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अब ये देख लो, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम बना हुआ है। ठीक है, ये देखो ऊपर के साइड फ्लोएम है, नीचे के साइड जाइलम बना है, यहाँ पे फ्लोएम है और यहाँ पे बीच में कैम्बियम है और फिर क्या है, जाइलम है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के संवहन मंडल है। अरीय वाला दिखा रहा है, ये कैसा है, अरीय है। ठीक है, दूसरा क्या है, संयुक्त है, ये कैसा है, संयुक्त बंद है, और ये संयुक्त खुला है। संयुक्त बंद और संयुक्त खुला क्यों कह रहे हैं इसको, संयुक्त बंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई इसमें एधा है ही नहीं, इसमें कैम्बियम है ही नहीं, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा है, कैम्बियम नहीं है तो बंद कह देंगे। यहाँ पे देखो कैम्बियम है तो इसलिए इसको क्या कह दे रहे हैं, संयुक्त तो खुला कह दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब चलो इसको अपने चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखो जो संवहनीय ऊतक तंत्र है, पहली बात तो किससे मिलके बना है, आप तो आपको पता है, आप तुरंत बताओगे मैम, हम बताएंगे जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना है, जो कि क्या है, जटिल ऊतक है। मैम जाइलम और फ्लोएम से मिलके बना है मैम, जो कि क्या है, जटिल ऊतक है मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तने और जड़ में क्या डिफरेंस है भाई। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि तने और जड़ में अलग अलग क्या डिफरेंस है। हमारे संवहनीय ऊतक तंत्र में तने और जड़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो तने में कैसा संवहनीय ऊतक तंत्र पाया जाएगा, संयुक्त पाया जाएगा और समपार्श्व पाया जाएगा। संयुक्त पाया जाएगा और कैसा पाया जाएगा, समपार्श्व पाया जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम संयुक्त और समपार्श्व क्या होता है, देखो संयुक्त मतलब होता है कंजॉइंट और समपार्श्व मतलब होता है कोलैटरल। संयुक्त मतलब होता है कंजॉइंट और समपार्श्व मतलब क्या होता है, कोलैटरल। ठीक है, संयुक्त मतलब क्या होता है, कंजॉइंट, और समपार्श्व मतलब कोलैटरल। क्या मतलब हुआ, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, देखो एक ही है, ये आपका फ्लोएम हो गया, ये पूरा पार्ट फ्लोएम हो गया और नीचे जाइलम हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। जाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, जबकि फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है। इस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त समपार्श्व सिचुएशन। इस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त समपार्श्व सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जड़ में क्या पाया जा रहा है, अरीय यानी रेडियल तरीके से पाया जा रहा है, रेडियल तरीके से, अरीय तरीके से पाया जा रहा है। अलग अलग है भाई, जुड़े नहीं है, देखने से लग रहा है ये फ्लोएम 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 हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, अलग अलग, और ये जाइलम हो गया, ये जाइलम हो गया। ठीक है, ये देखो ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। तो कैसे हो गए, अलग अलग है, जुड़े नहीं है। जबकि तने में कैसे हैं, संयुक्त है, समपार्श्व है, एक साथ जुड़े हुए हैं। फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
अब क्या है, जो द्विबीजपत्री है तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मूल, तने तथा पत्तियों में, मूल, तने तथा पत्तियों में, मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, इनके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे भाई अब हम। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, मूल, मूल यानी कि रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमने डाइकोट रूट ले लिया और एक तरफ हमने मोनोकॉट ले लिया। ये एक फ्लो चार्ट है, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक तरफ हमने डाइकोट रूट ले लिया और एक तरफ हमने मोनोकॉट रूट ले लिया, और इधर के साइड में हमने सारे कैरेक्टर्स ले लिए। समझ में आया, इधर कैरेक्टर्स हैं, इधर डाइकोट रूट है और इधर मोनोकॉट रूट है। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो क्या है, इपिब्लेमा यानी कि मूल त्वचा। तो डाइकोट प्लांट में क्या होता है, डाइकोट प्लांट में क्या होगा, एक स्तरीय होगा, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाएंगे, एक स्तरीय होगा, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाएंगे, खनिज व जल का अवशोषण होगा और रोम छिद्र नहीं पाए जाएंगे। आपको पता ही है कि रूट्स में क्या होता है, रोम छिद्र जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डाइकोट रूट में क्या होगा, रोम छिद्र नहीं पाए जाएंगे। मोनोकॉट रूट में भी ये सारे क्या होंगे, सेम लक्षण होंगे, यानी कि एक स्तरीय होंगे। इपिब्लेमा यानी जो मूल त्वचा होगी एक स्तरीय होगी, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाएंगे, खनिज तथा जल अवशोषण करेंगे और रोम छिद्र नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अभी हमने जब तने में देखेंगे तो हम इसमें से बहुत सारी चीजें डिफरेंस देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि तने में क्या होगा, तने में पाए जाएंगे, रोम छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, पर अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम पहले हम रूट और स्टेम में डिफरेंस देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस देख रहे हैं। तो डाइकोट रूट में क्या होगा, इपिब्लेमा का लक्षण एक स्तरीय होगा, एक कोशिकीय होगा, मूल रोम पाए जाएंगे, खनिज और जल का अवशोषण करेंगे वो, और रोम छिद्र नहीं पाए जाएंगे। ये सेम कैरेक्टर मोनोकॉट रूट में भी पाया जा रहा है। ठीक है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी या नहीं बताओ भाई, प्रेजेंट होगी या अब्सेंट होगी, बताओ, कौन बताएगा मुझे। रूट है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, आप बोलोगे नहीं मैम रूट में नहीं होगी हाइपोडर्मिस, किस में होगी, फिर किस में होगी, तने में होगी। तना जब हम देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस जो है दोनों ही जगह पे क्या होगा, अनुपस्थित होगा। रूट्स में क्या होगा, अनुपस्थित होगा, हाइपोडर्मिस अनुपस्थित होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो वलकुट कैसा होगा, वलकुट क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कैसा होगा भाई, बहुस्तरीय होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा, बहुस्तरीय होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा, अंतर कोश की अवकाश पाए जाएंगे, भोजन संग्रह का कार्य करेगा, और कैस्पेरियन परत पाई जाएगी। कैस्पेरियन परत जो कि किसकी बनी होगी, सुबेरिन की बनी होगी परत जाएगी, और ये जल के लिए कैसा होगा, अपारगम्य होगा। हमने देखा था ना, ये सेम कैरेक्टर्स बेटा मोनोकॉट रूट में भी पाए जाएंगे, सेम कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर डाइकोट रूट्स में और वैसे ही कैरेक्टर्स किसमें, मोनोकॉट रूट्स में। तो डिफरेंस कहाँ है भाई, कोई तो अंतर होगा, कोई तो अंतर होगा दया। चलो देखते हैं वो अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो परिरंभ कैसा होगा, पेरिसाइकिल कैसी होगी हमारी। तो जो परिरंभ है यहां पे डिफरेंस है, परिरंभ जो है भाई वो यहां पे डिफरेंस है। अभी तक हमने डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में कोई डिफरेंस नहीं देखा। जो पहला डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं वो यहाँ पे, कि जो डाइकोट रूट है, लिख लो भाई यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है, डाइकोट रूट, ये क्या है, मोनोकॉट रूट। ठीक है, तो जो डाइकोट रूट है बेटा, ये इसमें क्या होगा, जो परिरंभ होगा वो किससे बना होगा, पैरेन्काइमा से बनी होगी। किससे बनी होगी, पैरेन्काइमा से बनी होगी। ठीक है, और कार्य क्या क्या करेगी, कार्य करेगी एक तो पार्श्व मूल उत्पत्ति और दूसरी द्वितीय वृद्धि में हेल्प करेगी।
ठीक है, ये दो कार्य होंगे इसके, पार्श्व मूल उत्पत्ति और द्वितीय वृद्धि में हेल्प करेगी। लेकिन जो मोनोकोट रूट है उसमें क्या होगा, केवल पार्श्व मूल की उत्पत्ति में काम करेगी, केवल पार्श्व मूल की उत्पत्ति जो है इसमें काम करेगी, द्वितीय वृद्धि मोनोकॉट्स में नहीं होती है। तो यहां से हमको फर्स्ट अंतर मिल गया कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, जबकि जो डाइकॉट्स रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, द्वितीय वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, वो क्या है, संवहनीय ऊतक। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, संवहनीय ऊतक। ठीक है, डाइकोट जो रूट्स होती है उनमें अरीय यानी कि रेडियल होगी, द्वितीय वृद्धि के दौरान एधा निर्मित हो जाएगा, यानी कि कैम्बियम निर्मित हो जाएगा। याद करो ये कैम्बियम, कैम्बियम एधा निर्मित हो जाएगा। जबकि मोनोकॉट्स में भी क्या होगा, आर्य तो होगा यानी कि रेडिकल तो होगा, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगा, यानी कि जो एधा होगा, जो एधा होगा वो अनुपस्थित होगा, जो एधा होगा वो क्या होगा बेटा, अनुपस्थित होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरा डिफरेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब संख्या कितनी होगी, किसकी संख्या, किसकी संख्या, जाइलम और फ्लोएम की। भाई किसकी संख्या, जाइलम और फ्लोएम की संख्या कितनी होगी। तो जो डाइकोट्स रूट होती हैं उसमें 2 से 4 होती है, यानी डाई आर्क टू टेट्रा आर्क इनको हम बोलते हैं। 2 से 4, 2 को डाई आर्क, 4 को टेट्रा आर्क, तो डाई आर्क टू टेट्रा आर्क कंडीशंस मिलती हैं। जबकि मोनोकॉट्स में 6 से अधिक होती हैं, इसलिए हम इन्हें पॉली आर्क कंडीशन बोलते हैं। पॉली मतलब क्या होता है, ढेर सारे, पॉली मतलब क्या होता है, ढेर सारे। तो 6 से अधिक होती हैं इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पॉली आर्क कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब मज्जा यानी कि पित्त, याद करो ये परिरंभ है, ये क्या है आपके संवहन मंडल, ये क्या है, यही हो गया मज्जा। ठीक है, तो अब मज्जा क्या होगा, यहाँ पे डाइकोट रूट में अल्प विकसित होगा, जबकि मोनोकोट रूट में बड़ा और सुविकसित होगा। डाइकोट में अल्प विकसित होगा, जबकि मोनोकोट में क्या होगा, बड़ा और सुविकसित होगा। ठीक है, दोनों में, डाइकोट्स और मोनोकोट्स दोनों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू उपस्थित होता है। ये भी एक लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों में जाइलम और फ्लोएम के मध्य कंजक्टिव टिश्यू जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, 2 पेज है, एक पेज ये हो गया डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या है, सारी चीजें सिमिलर है, सारी चीजें सिमिलर है। दूसरा पेज ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें क्या है, डिफरेंसेस हमने देखे कि डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हमने पढ़े। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखो अब हम क्या देखेंगे, द्विबीजपत्री मूल। क्या देख रहे हैं, द्विबीजपत्री मूल। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सूरजमुखी मूल का अनुप्रस्थ काट जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिखाया गया है भाई, सबसे बाहरी भित्ति जो है वो मूलीय त्वचा है, सबसे बाहरी, ये बाह्य त्वचा, ये दिख रही है ना आपको पिंक कलर की, बाह्य त्वचा है। इनमें से कुछ नलिकाकार है और कुछ जो है ऊपर क्या बना देती है, मूल रोम बना देती हैं। कुछ नलिकाकार सजीव घटक होते हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं और जो क्या बना देती है, मूल रोम बना देती हैं। जितना मैंने बताया है एक एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद का पूरा रीजन क्या हो जाता है बेटा, वलकुट। ये देखो उसके बाद का पूरा रीजन क्या हो गया, वलकुट। अब वलकुट में क्या है कि पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, दिख रही है आपको, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। और वलकुट की जो सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अंतःत्वचा या फिर जिसको हम क्या बोल रहे थे, एंडोडर्मिस, इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, एंडोडर्मिस। अब याद करो एंडोडर्मिस के बारे में मैंने क्या खास बताई थी कि एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा अरीय भित्तियों और कैस्पेरियन पट्टी के रूप में जल अपारगम मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है, जो कि जल के लिए कैसा होता है, अपारगम में होता है। याद करो जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था तो बताया था। ठीक है, अब
अंतः त्वचा के अंदर भी जो मोटी भित्ति पैरेन्काइमाई कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं आपका परिरंभ। क्या बना रही हैं, ये पिंक वाला लेयर अगेन, ये देखो ये क्या बना रही है बेटा, परिरंभ बना रही है। ठीक है, अब देखो भाई परिरंभ के बाद इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होते हैं। बताया था मैंने, पित्त छोटी होगी और अस्पष्ट होगी। ये देख लो, ये पित्त है, ये छोटी है, अस्पष्ट है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। बता चुके हम, याद करो 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम के खंड होते हैं, याद करो ये भी बताया था मैंने। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम छल्ला बनता है। ठीक है, कैम्बियम छल्ला बनता है और अंतः त्वचा के अंदर ही क्या होता है, सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक और पित्त मिलकर क्या बना देते हैं, स्टील बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टील ही बना देते हैं। इन सारे पैराग्राफ की चीजों को हमने पॉइंट में पहले कवर किया है। ठीक है, ये देखो ये एंडोडर्मिस हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये पित्त हो गया। अब जाइलम में क्या है, जो आगे का भाग है उसको प्रोटोजाइलम कह रहे हैं, जो पीछे का भाग है उसको मेटाजाइलम कह दे रहे हैं। यहाँ बीच बीच में फ्लोएम पाया जा रहा है। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, कैम्बियम यानी कि एधा पाया जाएगा। यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी इससे पहले, यही सारी चीजें पढ़ी थी जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, यही पढ़ी थी ना, क्लियर है। चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या है, एक बीजपत्री मूल। आपका एक बीजपत्री मूल कैसा है, ठीक है, तो देखो एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। आपने देखा भी, मोस्टली समानताएं होती हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसमें बाह्य त्वचा, वल्कुट, अंतः त्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल और पित्त, यही सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, एक बीजपत्री मूल में भी पाई जाती है। देखो बाह्य त्वचा भी सेम है, नलिकाकार है, ऊपर मूल रोम बन रहे हैं, वल्कुट पाया जा रहा है, फिर क्या हो गया, एंडोडर्मिस पाई जा रही है, और फिर ये अंदर की लेयर क्या होगा, परिरंभ पाया जा रहा है। यहाँ पे भी ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये मेटाजाइलम हो गया, पित्त हो गया, अब फ्लोएम हो गया। यहाँ पे भी मोस्टली वही चीजें पाई जा रही हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है, बताया था मैंने। यहाँ पे पॉली आर कंडीशन पाई गई थी, जबकि वहां पे डाई आर टू टेट्रा आर कंडीशन पाई गई थी, जबकि यहाँ पे क्या है, पॉली आर की है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉली आर कंडीशन पाई जा रही है, और उससे पहले वाले डायग्राम में क्या था, डाई आर टू टेट्रा आर कंडीशन पाई जा रही थी। देखो 1 2 3 4 टेट्रा आर कंडीशन पाई जा रही है, जबकि एक बीजपत्री में क्या है, पॉली आर कंडीशन पाई जा रही है। ठीक है, अब देखो पित्त बड़े तथा बहुत विकसित होते हैं। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। चूंकि एधा यानी कि कैम्बियम नहीं होगा, एधा नहीं होगा, तो द्वितीयक वृद्धि भी क्या होगी, नहीं होगी, द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी। ये अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, तने के बारे में। मूल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तने के बारे में। ठीक है, तो देखो ये एक डायग्राम है तने का, अगेन बनाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस पाया जा रहा है, एपिडर्मिस पाया जा रहा है। अब यहीं पे एक बाहर, याद करो मैंने बताया था इसमें क्या होगा, क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाएगी ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। दिमाग पे जोर डालो, बताया था मैंने क्या होगा, क्यूटिकल यानी, क्यूटिकल क्या है, मोम की परत है। क्यूटिकल क्या है, मोम की परत है। क्यूटिकल क्या है, मोम की परत है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा। रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाएंगे, और ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, रोम पाया जाएगा। यहाँ पे हाइपोडर्मिस पाया जा रहा है, जबकि मूल में आपने क्या देखा था, हाइपोडर्मिस अनुपस्थित था। ठीक है, उसके बाद वल्कुट आपका पाया जाएगा। ये भरण ऊतक के सारे पार्ट्स हो गए। वल्कुट जो होगा बहुस्तरीय होगा। वल्कुट कैसा होगा, बहुस्तरीय होगा, इनके कई सारे लेयर्स होंगे। उसके बाद एंडोडर्मिस पाया जाएगा। एंडोडर्मिस के बाद क्या, परिरंभ पाया जाएगा। यहाँ पे परिरंभ कैसे होंगे, संयुक्त होंगे और समपार्श्व होंगे। संयुक्त और समपार्श्व पता है ना, संयुक्त मतलब एक में जाइलम फ्लोएम जुड़े होंगे। ठीक है, अब देखो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया,
और जाइलम और फ्लोएम के बीच में मज्जा किरणें भी भाई पाई जाएंगी। भाई मज्जा किरणें क्या होती है? मेडुलरी रेज। ये दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट की लाइन, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये मज्जा किरणें यानी कि मेडुलरी रेज भी पाई जाएंगी, और ये क्रम में लगी रहेंगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, और बीच में आपका क्या हो गया? पित्त हो गया। बहुत ही आसान सा डायग्राम है, बहुत ही आसान सा डायग्राम है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, बाहर क्या है? एपिडर्मिस हो गया, इस पे क्यूटिकल यानी मोम की परत पाई जाएगी, रंध्र पाए जाएंगे, रोम पाया जाएगा। उसके बाद है हाइपोडर्मिस, उसके बाद वल्कुट है जो बहुस्तरीय होगा, कई सारी लेयर्स से बना होगा। उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर है परिरंभ जो कि संयुक्त और समपार्श्व टाइप का होगा। जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाएगा? मज्जा किरणें या मेडुलरी रेस पाई जाएंगी, और सबसे बीच में क्या पाया जाएगा? पित्त पाया जाएगा। ठीक है, ये तने का अनुप्रस्थ काट है। किसका है? तने का। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब देख लेते हैं, जैसे कि हमने जड़ में पढ़ा था वैसे ही हम तने में पढ़ेंगे। क्या? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस। जैसे हमने जड़ में देखा था, अब वैसे ही हम तने में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो द्विबीजपत्री यहां पे मैंने लिख दिया है, और एक बीजपत्री यहां पे लिख दिया है, और यहाँ पे वो सारे कैरेक्टर्स लिख दिए जिनका हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वो सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका हम क्या करेंगे? एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो एपिडर्मिस कैसा होगा? द्विबीजपत्री तने में एक स्तरीय होगा, देखा आपने, रंध्र पाए जाएंगे, क्यूटिकल पाया जाएगा और ट्राइकोम्स पाए जाएंगे। एक बीजपत्री में भी सेम सारे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। द्विबीजपत्री में जो कैरेक्टर्स पाए गए कि एपिडर्मिस एक स्तरीय होगा, रंध्र पाए जाएंगे, क्यूटिकल पाया जाएगा, ट्राइकोम्स पाया जाएगा, एक बीजपत्री में भी सारे यही कैरेक्टर्स थे। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ है? देखो डिफरेंस यहाँ है, और डिफरेंस तुम कहाँ हो भाई? मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। हाइपोडर्मिस क्या होगा? यहाँ पे क्लोरेनकाइमा से बनी होगी। हाइपोडर्मिस यहाँ पे क्या होगा? क्लोरेनकाइमा से बनी होगी, जबकि एक बीजपत्री में ये स्क्लेरेनकाइमा से बनी होगी। ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो तीसरा वल्कुट द्विबीजपत्री में कैसा होगा? बहुस्तरीय होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा। वल्कुट द्विबीजपत्री में कैसा होगा? बहुस्तरीय होगा, पैरेन्काइमा से बना होगा। अंतरकोश के अवकाश भी मिलेंगे भाई, और पैरेन्काइमा है तो भोजन संग्रह भी करेगा। ठीक है, और एंडोडर्मिस कैसा होगा? स्टार्च आच्छंद यानी कि स्टार्च शीट एक पाई जाएगी। एंडोडर्मिस पे क्या पाया जाएगा? एक स्टार्च की शीट पाई जाएगी। एंडोडर्मिस में एक स्टार्च आच्छंद पाया जाएगा। अब एक बीजपत्री में क्या है? ये अविभेदित है। क्या अविभेदित है? जैसे कि आप द्विबीजपत्री में देख रहे हैं, यहाँ पे हाइपोडर्मिस, वल्कुट, एंडोडर्मिस, ये सब अलग अलग लेयर पाई जा रही है। द्विबीजपत्री है भाई, ज्यादा एडवांस है, तो इसमें क्या है? इसमें विभेदन पाया जा रहा है। हाइपोडर्मिस अलग है, वल्कुट अलग है, एंडोडर्मिस अलग है, लेकिन एक बीजपत्री अविभेदित है। इसमें सब एक दूसरे में ऐसे घुसे रहते हैं, आप देख के कोई भी विभेदन नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? एक बीजपत्री तना कैसे होगा? इसमें जो लेयर्स होंगी वो कैसे होंगी? अविभेदित होंगी, जबकि द्विबीजपत्री में जो लेयर्स होंगी वो कैसी होंगी बेटा? विभेदित होंगी। क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो परिरंभ कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा और अर्धचंद्राकार रूप से व्यवस्थित होगा। क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा से बना होगा और अर्धचंद्राकार रूप से व्यवस्थित होगा। सेम एज होगा, सेम किसकी तरह होगा? ये क्या हो गया? फिर से लिख लो यार भाई, यहाँ पे द्विबीज पत्री, एक बीज पत्री और तना भी लिख लो, नहीं तो बोलोगे मैम क्या पढ़ा रही हैं आप, है ना? सेम होगा। ठीक है, अब संवहनीय ऊतक देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर से गलती से भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्या है संवहनीय ऊतक? वलय के रूप में उपस्थित होंगे, रिंग के फॉर्म में उपस्थित होंगे। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे कि द्विबीजपत्री तने में क्या होगा? जो संवहनीय ऊतक होगा वो एक वलय यानी कि रिंग के फॉर्म में उपस्थित होगा, जबकि
एक बीजपत्री तने में क्या होगा, ये बिखरे यानी स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे। फिर से सुन लो, द्विबीजपत्री तने में संवहनी ऊतक वलय यानी कि रिंग फॉर्म में होंगे, जबकि एक बीजपत्री में कैसे होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब और कैसे होंगे संवहनी ऊतक, द्विबीजपत्री में संयुक्त होंगे, समपार्श्व होंगे। ठीक है, देखो संयुक्त तो जुड़े होंगे, नीचे जाइलम ऊपर फ्लोएम, कैम्बियम पाया जा रहा है, एधा पाया जा रहा है। एधा में मैंने पहले भी बहुत बार बताया विभाजन करने की क्षमता होगा, द्वितीयक वृद्धि करेगी एधा। ठीक है, ऐसे संवहनी ऊतक को हम ओपन या खुला प्रकार कहते हैं। अब तक तो आपको ये बात याद हो गई होगी। क्या याद हो गया, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या याद हो गया कि मैम जिसमें कैम्बियम यानी कि एधा पाया जाता है, जिसमें द्वितीयक वृद्धि करने की क्षमता होती है, वो खुला प्रकार का ओपन टाइप का होता है संवहनीय ऊतक। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक बीजपत्री में एधा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एधा नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, बंद प्रकार का संवहनीय ऊतक। क्या कहेंगे, बंद प्रकार का संवहनीय ऊतक कहेंगे। ठीक है, संवहनीय ऊतक में जल युक्त गुहा यहाँ पे उपस्थित होगी। क्या उपस्थित होगा, जल युक्त गुहा उपस्थित होगी। ठीक है, अब पिथ कैसा होगा भाई, यहाँ पे द्विबीजपत्री का पिथ बड़ा और से विकसित होगा और एक बीजपत्री का छोटा और अल्प विकसित होगा। द्विबीजपत्री का कैसा होगा, पिथ बड़ा और सुविकसित होगा, जबकि एक बीजपत्री का छोटा और अल्प विकसित होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलो यही सारी चीजें जितना हमने पढ़ा है वही लिखा है कि बाहर क्यूटिकल की पतली परत होती है, इस पर कुछ बहुकोश की एक पंक्ति त्वचा रोम पाए जाते हैं, कुछ रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच में कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे वलकुट कहते हैं। इनमें 3 त्वचा होते हैं। बाहरी वलकुट किससे किससे मिलकर बना होता है, बाहरी हाइपोडर्मिस, ये कोलन काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ठीक है, ये यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती हैं और वलकुट सतहें अधत्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जो अभी हमने पढ़ा वही देखा। अब देखो ये तने की अणप्रस्थ काट है द्विबीजपत्री की, बताओ कैसे पहचानोगे, कौन बताएगा, कैसे पहचानोगे, बताओ मुझे जल्दी, कैसे पहचानोगे। पहचान देखो क्या है, एक रिंग के फॉर्म में उपस्थित है। अगर डायग्राम से पहचानना हो तो देखो क्या है, रिंग 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 रिंग, एक रिंग वलय, ये वलय के फॉर्म में उपस्थित है। ये देखो ये रिंग बना रही है कि नहीं, ये रिंग बना रही है कि नहीं, तो एक रिंग के फॉर्म में उपस्थित है। बाहरी चीजें आपने देखी ली हैं, ये बाह्य त्वचा है, ये हाइपोडर्मिस हो गई, ये पैरेन्काइमा हो गया, स्टार्च का हो गया है, ये बंडल शीट हो गई। बंडल शीट क्या होती है बेटा, जैसे मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, उसको घेरे रखती है बंडल शीट। ठीक है, ये यहाँ पे मज्जा कीड़े हो गई, यही हो गया। देखो बाह्य त्वचा हो गई, कोलन काइमा, पैरेन्काइमा, इसके स्क्लेरेन काइमा, यहाँ पे फ्लोएम हो गया, यहाँ पे कैम्बियम हो गया, प्रोटोजाइलम हो गया, ऊपर मेटाजाइलम हो गया, यहाँ पे पिथ हो गया। कैसे पहचानोगे, वलय के फॉर्म में होंगी। ठीक है, जिसमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिकाएं स्थान होता है। ये वही सारी चीजें जिसमें मैंने लिखा है कि संवहन मंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। संवहन मंडलों का छल्ले में बना होना किसका गुण होता है, द्विबीजपत्री तने का गुण होता है। ठीक है, प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त होते हैं, मध्याधारुक होते हैं और खुले होते हैं। खुले क्यों होंगे, क्योंकि एधा पाया जाएगा। तने में पिथ केंद्र में होती है और इसमें गोलाकार पैरेन्काइमिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोश की स्थान होता है। ठीक है, अब भाई एक बीजपत्री तना भी देख लेते हैं। एक बीजपत्री तने की शारीरिक संरचना द्विबीजपत्री तने से थोड़ी सी भिन्न है। कैसी है, थोड़ी सी भिन्न है। इसमें क्या होता है, जो अंधस्थ त्वचा यानी कि जो एंडोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। याद करो मैंने डिफरेंस में लिखाया था, किसकी बनी होगी, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। वलकुट में कई सारी जो है सतहें होती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, विभेदित नहीं होती हैं। इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इस और क्या होते हैं, वो बंद टाइप के होते हैं, उसमें एधा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाई जाएंगी, इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं पाई जाएंगी। डायग्राम देख लो, कैसे पहचानोगे, बिखरे हुए, स्कैटर्ड, बिखरे हुए संवहनी मंडल,
बिखरे हुए यानी कि स्कैटर्ड, ये देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, जबकि इससे पहले आपने देखा उसमें सब क्या थे, एक अरीय क्रम में लगे हुए थे, एक रिंग फॉर्म में लगे हुए थे, और यहाँ पे कैसे हैं, सारे बिखरे हुए हैं। ठीक है तो देखो एक बीजपत्री में कैसे बिखरे हुए स्कैटर्ड संवहनी बंडल पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में एक रिंग के फॉर्म में संवहन बंडल पाए जाते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, जो आपको गलती से भी नहीं भूलना है। क्लियर है, लिखो मैम क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम पत्तियां देखेंगे। हमने क्या देख लिया, हमने मूल देख लिया, हमने जड़ देख ली, हमने तना देख लिया, हमने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री मूल देख लिया, हमने एक बीजपत्री तना देख लिया, द्विबीजपत्री तना देख लिया। अब हम किसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, वो है पत्तियां। अब हम किसका अध्ययन करेंगे, पत्तियों का। ठीक है तो देखो पत्तियों की आंतरिक संरचना डाइकोट्स में देख लेते हैं भाई, और मोनोकोट्स में भी देख लेते हैं, डाइकोट्स में देख लेते हैं और मोनोकोट्स में भी देख लेते हैं। तो देखो डाइकोट्स में कैसी पत्तियां पाई जाती हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा। डाइकोट्स में कैसी पत्तियां पाई जाएंगी, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स पाई जाएंगी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आधार पत्ती। हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठीय आधार पत्ती। जबकि मोनोकोट्स में समद्विपार्श्व पत्ती पाई जाती है। मोनोकोट्स में कैसी पाई जा रही है, समद्विपार्श्व पत्ती पाई जा रही है। ठीक है अब देखो जैसे पत्ती है, मान लो ये पत्ती है, इसमें एक ऊपरी त्वचा होगी, ऊपरी त्वचा होगी जिसको हम एड एक्सियल साइड बोल रहे हैं, एड एक्सियल साइड बोल रहे हैं। ठीक है और एक निचली सतह होगी भाई, एक निचली सतह होगी जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एब एक्सियल साइड बोल रहे हैं। ठीक है तो जो निचली एपिडर्मिस है, ये दोनों क्या है, एपिडर्मिस है ना, जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे मैम एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर लेयर। तो देखो जो निचली एपिडर्मिस है उस पे अधिक रंध्र पाए जाएंगे, यहाँ पे जो निचली आउटर डर्मिस है इस पे अधिक रंध्र पाए जाएंगे, और जो ऊपर वाली है उस पे रंध्र कम पाए जाएंगे, या तो नहीं पाए जाएंगे या तो कम पाए जाएंगे, और जो निचली एपिडर्मिस है उस पर अधिक रंध्र पाए जाएंगे। ठीक है ये किसका कैरेक्टर है, डाइकोट रूट्स का, इसीलिए इसको पृष्ठीय आधार पत्ती भी कहते हैं। मोनोकोट्स पे क्या है, दोनों सतह पे बराबर के रंध्र होंगे भाई, दोनों सतह पे बराबर के रंध्र उपस्थित होंगे। ठीक है और क्या अंतर है, जो डाइकोट्स होती हैं उसमें जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है, उसमें जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है, जालीदार ये। ठीक है वेनिशन सिरा विन्यास क्या होता है, वेनिशन अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, वेन्स का अरेंजमेंट, वेनिशन। ठीक है कैसा पाया जाएगा, जालीदार सिरा विन्यास पाया जाएगा, जालीदार। ये देखो ये पत्ती हो गई, ये आपकी मिडरिप हो गई, अब यहाँ पे ये वेन्स है, शिराएं हैं, ये कैसी हैं, जालीदार तरीके से पाई जा रही हैं। ठीक है संयुक्त है, समपार्श्व संवहनी ऊतक पाया जाएगा इसमें। संयुक्त संवहनी ऊतक कैसे पाया जाएगा, संयुक्त और समपार्श्व, संयुक्त और समपार्श्व क्या है आपको पता हो गया होगा, अब इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, जाइलम फ्लोएम जुड़े होंगे, जाइलम के बाद फ्लोएम लगा होगा। और ये संवहनी ऊतक, यहाँ पे ये संवहनी ऊतक कहाँ पे मिलेंगे, इन्हीं सिराओं में मिलेंगे, इन्हीं सिराओं में मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ पे सिराएं अलग अलग साइज की है भाई, कोई बड़ी है कोई छोटी है कोई इससे छोटी है, तो इसलिए क्या होगी, इनमें विविधता होगी, इनमें क्या होगी, विविधता होगी। जबकि मोनोकोट्स में क्या होगा, समानांतर सिरा विन्यास। ये देखो समानांतर है, जैसे ये पत्ती है, ये देखो ये एक जैसी लाइन, ये देखो ये समानांतर सिरा विन्यास है। ठीक है तो संवहनी ऊतक भी कैसे होंगे, सेम साइज के मिलेंगे। यहाँ पे कैसे होगी, विविधता मिलेगी। कैसे संवहनी ऊतक मिलेंगे, संयुक्त और समपार्श्व टाइप के। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है अब देखो, अब ये जो हमारी ऊपरी परत थी और जो निचली परत थी, किसमें, डाइकोट्स में। ठीक है यहां पे ऊपरी परत के नीचे ऐसे खंबे जैसी संरचनाएं दिखती हैं, खंबे जैसी कोशिकाएं दिखती हैं, जिनको खम्ब पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, खम्ब पैरेन्काइमा बोलते हैं। और उसके नीचे ऐसी कुछ संरचनाएं दिखती हैं, गोल गोल सी संरचनाएं दिखती हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे होती हैं, इनको स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। तो जो खंबे जैसी दिखी बेटा,
जो खंबे जैसी दिखी उन्हें खंब पैरेन्काइमा दे दिया, कह दिया। जो खंबे जैसी दिखी उनको खंब पैरेन्काइमा कह दिया, और जो गोल गोल दिखी उनको स्पंजी पैरेन्काइमा कह दिया। और ये जो बीच का भाग है, जो ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के जो बीच का पूरा भाग है, उसको मीजोफिल या पर्णमध्योतक कह दिया। क्या कह दिया? मीजोफिल या फिर पर्णमध्योतक कह दिया। ठीक है। मोनोकॉट्स में क्या है? मोनोकॉट्स में जैसे एग्जांपल घास ले लो, घास में क्या होता है? ऊपरी सतह पर बड़े रंगहीन रिक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं। इनमें बुल्ली फॉर्म सेल्स पाया जाता है, जिसमें जल भरता है और खाली होता है। जल भरता है तो इसको स्फिल बोलते हैं, खाली होता है तो शिथिल हो जाती हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन कम करने का कार्य करती हैं। तो और एक डिफरेंस क्या है कि जो मोनोकॉट्स होंगे उसमें केवल स्पंजी कोशिकाएं मिलेंगी, केवल स्पंजी पैरेन्काइमा मिलेंगी। जो खंब पैरेन्काइमा है, खंब पैरेन्काइमा है, वो अब्सेंट होगी। खंब पैरेन्काइमा जो है वो क्या होगी? आप बोलेंगे मैम वो अनुपस्थित होगी। भाई खंब पैरेन्काइमा क्या होगी? अनुपस्थित होगी। ठीक है, क्लियर इतना? अब चलो देख लेते हैं द्विबीजपत्री क्या है। पृष्ठाधार पत्री के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक और संवहन तंत्र दिखाते हैं। ठीक है, देख लो ये दिखा रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह तथा निचली सतह को घेरे रहती है, इस पे क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा ऊपरी की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि डाइकोट्स में नीचे रंध्र बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, ऊपरी सतह पे रंध्र नहीं होंगे, होंगे भी तो बहुत कम होंगे। ठीक है, अब ऊपरी और निचली सतह के बीच को हम पर्ण मध्योतक, ठीक है, पर्ण मध्योतक कहते हैं या फिर मीजोफिल्स कहते हैं। ठीक है, पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ये जो पर्ण मध्योतक होते हैं बेटा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, इनमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, देखा था आपने। ये देखो वो कोशिकाएं कौन सी हैं? एक तो खंब पैरेन्काइमा और दूसरा स्पंजी पैरेन्काइमा। ये बात आपको याद रखनी है कि जो द्विबीजपत्री पत्री होती हैं उनमें क्या होता है? खंब पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, खंब पैरेन्काइमा कैसी दिखती हैं? लंबी दिखती हैं। आप क्या बोलोगे? लंबी दिखती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा क्या होती हैं? खंब पैरेन्काइमा से नीचे होती हैं। कैसी होती हैं? नीचे होती हैं और अंडाकार तथा गोल होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं अंडाकार होती हैं, गोल होती हैं और इनके बीच में बहुत सारी खाली जगह दिखती है। ये देखो अंडाकार होती हैं, गोल होती हैं और इनके बीच में खाली जगह यानी खाली स्पेस पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब संवहन मंडल होते हैं संवहन तंत्र में। ठीक है, इनमें संवहन मंडल में क्या होता है? शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्रियों की जालिका शिरा विन्यास में भिन्न होती है, इसलिए इनके जो संवहन मंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके चारों ओर एक मोटी परत होती है। ठीक है, चारों ओर एक मोटी परत होती है। चलो डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या है? आपकी पत्ती की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, कौन सी पत्ती की? द्विबीज पत्ती की। किसकी? द्विबीज पत्ती की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, देखो वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले देख लो, बाहर आउटर लेयर है, ये ऊपरी परत हो गई, लिख देते हैं भाई। अभी जो आपने देखा वही है, ये ऊपरी परत हो गई। ये क्या है? ये निचली परत हो गई। ऊपरी परत हो गई और निचली परत हो गई। उसके बाद खंबे जैसी संरचना पाई जा रही है जिसको खंब पैरेन्काइमा कहेंगे। उसके बाद स्पंजी गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनके बीच में स्पेसेस पाए जा रहे हैं, यानी जिनके बीच में खाली रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम पाया जा रहा है, और जाइलम और फ्लोएम को जो घेरे होता है, जो शीट जो घेरे रहता है, जो बांधे रखता है, उसको हम मंडल छाद या फिर बंडल शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बंडल शीट। ठीक है, देख लिया वही सारी चीजें। अब चलो भाई एक बीजपत्री भी देख लेते हैं। एक बीजपत्री भी देख लेते हैं। एक बीजपत्री में कुछ भिन्नता है। ठीक है, उनमें पहली बात तो ये कि ऊपरी और नीचे रंध्र जो होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। जितने रंध्र ऊपर पाए जाएंगे लगभग उतने ही नीचे पाए जाएंगे। ठीक है, घास में ऊपरी बाह्य त्वचा की में कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं और इन कोशिकाओं को आधारभूत कोशिकाएं कहते हैं। जब कोशिकाएं, याद करो
याद करो, यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट, एक एक लाइन आप देखो बेटा, कुछ भी नहीं छूटा है, सारी चीजें हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, बड़ी रंगीन रिक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बुल्लीफॉर्म सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ था भाई, यहाँ था। ठीक है, अब देखो, जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायक करती हैं, और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री की पत्तियों में शिराविन्यास समांतर होता है। कैसा होगा, समानांतर होगा, ये देखो ऐसे समानांतर होगा। ठीक है, और इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं। ठीक है, चलो ये भी डायग्राम देख लो, क्या है, पत्ती की अनुप्रस्थ काट किसका है, एक बीजपत्री का। देखो कोई भी खम्भ पैरेन्काइमा नहीं मिल रही है, पर्ण मध्योतक है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी रंध्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा है, ये ऊपरी परत है, निचली परत है, फ्लोएम पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो खंबे जैसी संरचना आपने देखी थी वो यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, एक एक पॉइंट फ्लो चार्ट के माध्यम से हर चीज बताया मैंने, एक एक पैराग्राफ के माध्यम से भी बताया, आपको सारा चैप्टर क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज बताइएगा कि हाँ मैम यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आई। और सारे चैप्टर्स बेटा एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए तो आगे भी वो चैप्टर्स आपको काम देगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर तैयार करिए, रिविजन करिए। अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।